नमस्कार, सिटी सेंटर देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। बड़ी खबर बालाघाट से, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है और हॉक फोर्स ने अब तक 4 नक्सलियों को ढेर किया है, जिनमें 3 महिला नक्सली और 1 पुरुष नक्सली बताया जा रहा है। नक्सलियों से ग्रेनेड लॉन्चर SLR बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन अब भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बालाघाट से, जहां अब तक 4 नक्सलियों के खात्मे की खबर है, जिनमें 3 महिला और 1 पुरुष नक्सली शामिल है। नक्सलियों से ग्रेनेड लॉन्चर SLR बरामद की गई है और ऑपरेशन ये जारी है। सहयोगी रुपेश श्रीवास्तव जुड़े हुए हमारे साथ। रुपेश, क्या है अपडेट? जैसी अभी जानकारी मिली है कि 3 महिला नक्सली हैं एवं 4 पुरुष नक्सली हैं। एक पुरुष नक्सली है और इनके पास से एक हैंड ग्रेनेड लॉन्चर और एक SLR और काफी मात्रा में खाने पीने का सामान एवं अन्य जीवन सामग्री प्राप्त हुई है। बिल्कुल रुपेश, जरा बताएं, ये जिस इलाके में ये जो ऑपरेशन चल रहा है, यहां से नजदीकी कैंप की दूरी कितनी है? क्या बैकअप फोर्स भेजी गई है? क्या है अपडेट यहां पर और किस तरीके से यहां पर टीम जो है, फोर्स जो है वो आगे बढ़ रही? देखिए, ये बिटली चौकी का मामला है। थाना रूपझर लगता है। बिटली चौकी में हॉक फोर्स की एक कंपनी का तैनात है और यह कंपनी जब सर्च कर रही थी तो इनका सामना नक्सलियों से हुआ और दोनों साइड से इनका गोलीबारी की गई, जिसमें 3 महिला नक्सली एवं 1 पुरुष नक्सली जो इनामी नक्सली हैं, ये मारे गए हैं। बिल्कुल रुपेश, क्या अगर हम चुनौतियों की बात करें तो क्या कुछ चुनौतियां नजर आती हैं और पहले के मुकाबले अब की अगर हम बात करें तो क्या बदलाव नजर आता है? देखिए, ये घनघोर जंगल का मामला है। हमारी टीम जब वहां पहुंचना चाहिए तो चूंकि पानी बीच में आ गया था और जंगल के कारण हम लोग हमारी गाड़ी नहीं पहुंच पाई। अति संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पे पहुंच पाना काफी घने जंगलों के बीच से गुजरना पड़ता है। फोर्स वहां पे सर्च कर रही थी क्योंकि एक साइड से नक्सली थे और दूसरे साइड से हॉक फोर्स के जवान थे। दोनों साइड से कार्रवाई की गई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए हैं। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां बाथरूम में बच्चे को जन्म देकर नाबालिग फरार हो गई। कटे कल्याण अस्पताल में के बाथरूम में नवजात का शव मिला। 13 साल की बच्ची ने जन्म दिया बच्चे को और उसके बाद बाथरूम में छोड़कर फरार हो गई। दंतेवाड़ा के छात्रावास में छात्रा रहती थी। 13 साल की नाबालिग बताई जा रही है। गर्मियों की छुट्टी में घर आई थी। नाबालिग छात्रा तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए अस्पताल आई थी। ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में एक और तस्वीर सामने आई है। ये बिल्कुल उसी तरह की तस्वीर है और एक कई बड़े सवाल इस खबर ने खड़े कर दिए। कटे कल्याण से रेफ़र हुई थी। वो बुखार और सांस में दिक्कत है करके रेफ़र हुई थी। यहाँ पे आई थी, तब हम लोगों ने उसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद वहाँ पे जब ऊपर थी तब पता लगा कि उसको नीचे से खून भी जा रहा है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको गायनेकोलॉजिस्ट ओपिनियन के लिए लिखा था। फिर उसके बाद कटे कल्याण से ही फ़ोन आया था कि कोई बेबी डिलीवर हुई है, वो रिफ़र हुई है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमने उसको देखा। बाकी का कुछ आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी उसका मुझे पता नहीं था। बस हमने उसको चेक किया तो लगा कि हाँ, उसकी डिलीवरी तो हुई है वो लड़की की। मैडम, वो जो पेशेंट थी उनकी उम्र लगभग क्या थी? 14 साल। 14 साल जी। CSC कटे कल्याण में 13 जून 2025 को एक माँ और उसके साथ में एक 12 से 13 वर्ष की उसकी पुत्री के साथ में हॉस्पिटल आए थे। उपचार के बाद उनको एडमिट किया गया था और वहाँ से फिर CSC द्वारा उनको जिला अस्पताल दंतेवाड़ा रेफर किया गया। इसमें बाद में जब वहाँ पता चला कि हॉस्पिटल में एक मृत भ्रूण बरामद किया गया है, उसकी सूचना हॉस्पिटल द्वारा थाना कटे कल्याण को दी गई। वहाँ मौके पर पहुंचकर मर्ग कार्रवाई की गई है और आज पोस्टमार्टम किया। उसमें आगे जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। योगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, बताएं मामले में क्या है अपडेट? दरअसल देखिए, बेहद ही चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि जिस बच्ची ने जन्म दिया उसकी उम्र महज ही 13 साल है और वो दंतेवाड़ा जिले के एक छात्रावास में पढ़ती थी। यहाँ से जब वो गर्मी की छुट्टियों में अपने घर पहुंची तो उसकी तबीयत बिगड़ी, तो उसको लेकर के जिला कटे कल्याण अस्पताल लाया गया, जहाँ पर वो टॉयलेट सीट में एक बच्चे को जन्म दे दिए, जिसमें लोक लाज के बाद उसने बच्चे को टॉयलेट सीट के अंदर फेंक दिया, जहाँ पर पानी जाने की वजह से नवजात की मौत हो गई। जिसके बाद खुलासा हुआ, मामले की FIR दर्ज हुई है
पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन आश्रम छात्रावासों पर भरोसा करके आदिवासी ट्राइबल इलाके में बच्चों को भेजा बिल्कुल जाता है, बिल्कुल, कई वहाँ सवाल की हैं और सुरक्षा बड़े पर भी सवाल हैं पंकज, लेकिन सबसे पहले ये बताइए नाबालिग कहाँ है, कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि जाहिर है उसके सामने भी कई चुनौतियां, उसका इलाज फिलहाल होना चाहिए बेहतर तरीके से। इस समय नाबालिग दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती थी, जहां से उसे उचित इलाज के लिए जगदलपुर रेफर किया गया है। मेकाज में उसे ब्लड का रसाव ज्यादा हो रहा था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे जगदलपुर की ओर रेफर कर दिया है, जिसके उसके बाद से पुलिस इस मामले में जुटी हुई है। हालांकि प्रशासन के अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि बच्ची ग्रीष्म अवकाश में घर गई थी, मगर सवाल ये उठता है कि वो बच्चा पूरी तरीके से जब परिपक्व हुआ तभी वह मतलब डिलीवरी हुई, यानी कि 7 महीने तक उसी छात्रावास में रही, जहां पर रूटीन चेकअप होता है महीने में। वहां पर चिरायु की टीम जाती है। एक रूटीन चेकअप में भी वहां पर स्कूल प्रबंधन को समझ में नहीं आया कि बच्ची गर्भवती है और आखिर कैसे ये मतलब ये हो गया। तो ये बड़े सवाल यहाँ पर सुरक्षा को लेकर खड़े होते हैं कि आश्रम छात्रावासों में जिस तरीके से बच्चियों के साथ इस तरीके के मामले उजागर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें गंभीरता बिल्कुल से बिल्कुल लेना पंकज, चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है यहाँ पर? और छात्रावास की अगर हम बात करें तो क्या उसे लेकर कोई जांच पड़ताल की बात, कोई सुगबुगाहट नजर आती है? प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, प्रशासन में दंतेवाड़ा कलेक्टर से हमारी बात हुई थी। दंतेवाड़ा कलेक्टर कुणाल दुधावत ने कहा है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और इसमें जो आश्रम अधीक्षिका वार्डन है और वहाँ के लोग हैं उनको शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है। एक टीम भी जांच की बैठाई गई है। वहीं पर अगर अस्पताल प्रबंधन की माने तो अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि लड़की की उम्र 13 से 14 साल है, जो कि बेहद ही कम थी, इसलिए उसकी हालत बिगड़ रही है, इसलिए उसे उचित उपचार के लिए जगदलपुर रेफर किया गया है। और यह जो मामला आया है बेहद ही क्रिटिकल मामला है, क्योंकि इतनी कम आयु में अगर वो गर्भ धारण करती है तो उसमें उसकी बच्ची की भी जान को खतरा है। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप, आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 13 से 14 साल उम्र बच्ची की, वो अस्पताल पहुंचती है, वहां बाथरूम में एक बच्चे को जन्म देती है। गनीमत की बात यह है कि बच्ची का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन अगर डिलीवरी के वक्त कुछ होता तो फिर एक बड़ा सवाल यहां भी खड़ा होता। और प्रेगनेंसी 9 महीने का यह वक्त होता है, सबको पता है, फिर भी किसी को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। यह भी हैरत की बात है। प्रशासन को गंभीरता से इस मामले में जांच पड़ताल करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अहम खबर इंदौर से। सावधान रहें, सतर्क रहें। 24 घंटे में कोविड के 16 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर जिले में 104 कोविड संक्रमितों की संख्या हो गई है। 62 कोविड संक्रमित होम आइसोलेशन में है। जी हां, इंदौर में कोरोना के 16 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या अब 104 हो गई है। इनमें से 92 मरीज इंदौर के हैं, जबकि 12 मरीज दूसरे शहरों के हैं। अभी 62 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी ने बताया है कि अभी जितने भी कोरोना मरीज मिले हैं उनके हल्के लक्षण हैं। इसके साथ ही सावधानी की बात भी कही जा रही है। इंदौर जिले में 104 कोविड संक्रमितों की संख्या, जिनमें 16 नए मरीज हैं। 24 घंटे में ही हम बात करें तो 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 62 कोविड संक्रमित होम आइसोलेशन में। अपडेट्स के साथ जुड़ गई है तनुश्री देसाई। तनु, बताएं क्या है अपडेट? देखिए, इंदौर में लगातार कोरोना मरीजों में जो है वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं अब नए डेटा के अनुसार 16 मरीज जो है 62 कोरोना मरीज जो है इंदौर में पाए गए हैं, जिनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसी में इंदौर के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जो है उनकी तबियत बिगड़ना, सर्दी जुकाम की शिकायत मिलने की वजह से उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें उनकी जांच जारी है। वहीं 16 नए मरीज मिले हैं। इनके सहित अब कुल जो है 104 मरीज जो है इंदौर में हो चुके हैं, जिनमें 92 मरीज इंदौर के बताए जा रहे हैं। वहीं 12 मरीज दूसरे शहरों के हैं। तो लगातार जो है इंदौर में कोरोना मरीज में वृद्धि जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार सर्दी खांसी के कारण जो है लगातार जो जांच हो रही है, क्योंकि कई लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं शिकायत लेकर। वहीं जब इनकी जांच की जा रही है तो इनमें कोरोना की पुष्टि भी कई मरीजों में की जा रही है। और हालांकि आपको ये भी बता दें कि सीएमएचओ ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि सभी मरीज जो है अच्छी हालत में है, इसलिए शहर में किसी प्रकार की पैनिक की स्थिति बनाने की जरूरत नहीं है। वहीं सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है एडमिशन हो रहे हैं, लगातार इनकी जांच हो रही है
और मरीज वापस स्वस्थ होकर घर भी जा जी रहे हैं। ठीक है तनु, 104 कोविड संक्रमितों की संख्या इंदौर में है, 62 का होम आइसोलेशन में 62 हैं, बाकियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जरा अस्पतालों की स्थिति बताएं, क्या है, कैसी तैयारियां की गई हैं, और जो 16 नए मरीज सामने आए हैं, क्या उनके संपर्क में उनके परिवार वालों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं? जी देखिए, बात करें अस्पतालों की तो अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है ऐसी किसी भी स्थिति के लिए। वही जितने भी मरीज यहाँ पे पहुंच रहे हैं या जितने भी कांटेक्ट में आए हैं लोग, उनकी RT-PCR जांच जो है वो करवाने की बात की जा रही है। लगातार RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं, कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। तो हम मान सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं जितने भी अस्पताल है इंदौर में वो तैयार है। और ऐसा नहीं है कि अस्पतालों पे भार आ रहा है, अस्पतालों पे प्रेशर आ रहा है, क्योंकि कई मरीज ऐसे हैं जो नॉर्मल कंडीशन में है, इसलिए उनको होम आइसोलेट भी किया जा रहा है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर अब सियासी गलियारे से, जहां पचमढ़ी में बीजेपी के सांसदों और विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। अब इस शिविर को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रशिक्षण शिविर पर तंज कसा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस शिविर में कैसे खाओ और कैसे खिलाओ की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये प्रशिक्षण वर्ग ये प्रशिक्षण दे रहा है, कैसे खाओ और कैसे खिलाओ, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीहोर में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में शामिल हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पचमढ़ी में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि बीजेपी का काम ही गुमराह करना है। साथ ही कहा शिविर में गुमराह किए जाने का ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम कहाँ हमला करने वाले हैं, लोगों को गुमराह कैसे करना है। वो ये बताएंगे जो विजय शाह है, देवड़ा जी, उनने सेना का अपमान किया और आप लोगों को गुमराह करो अलग अलग तरीके से। भिंड में कलेक्टर को धमकाने के आरोप में 3 नेताओं पर कार्रवाई हुई है। आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने जमीन के विवाद में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था और इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही और दामोदर यादव समेत एक और नेता पर आरोप है कि उन्होंने कलेक्टर को धमकाया था। दरअसल इन नेताओं का आरोप है कि लहचुरा गांव के किसानों की जमीनें साजिश के तहत कोलोनाइजर्स को बेच दी गई। पार्टी के नेताओं ने इस मामले में कलेक्टर पर ही शामिल होने के आरोप लगाए। इसी के बाद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए नेताओं ने कलेक्टर को धमकाया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आसपास जो है पार्टी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक कार्यक्रम था, तो उसमें जो उनके पदाधिकारी और संगठन के जो व्यक्ति रहे उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था, तो उसके संबंध में कल दिनांक को LDM साहब भिंड उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके तहत 3 लोगों पर भारतीय न्याय संहिता और टोला हलन अधिनियम के तहत FIR पंजीबद्ध करने हेतु उन्होंने जो अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, उसके अनुसार इस प्रकार की को पंजीबद्ध किया गया। जांजगीर चांपा में शादी से कुछ दिन पहले ही एक युवक हनी ट्रैप का शिकार हो गया। हालांकि पुलिस की तत्परता से युवक बच गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या है पूरा मामला, सावधान करने वाली एक रिपोर्ट देखिए। जांजगीर चांपा से युवाओं को सावधान करने वाली खबर आई। यहां शादी करने जा रहा एक युवक हनी ट्रैप में फंस गया। हुआ यूं कि शादी से कुछ दिन पहले युवक की सोशल मीडिया पर एक लड़की से दोस्ती हुई। लड़की ने युवक को अकेले सुनसान जगह पर मिलने को बुलाया, लेकिन ये मेल मुलाकात भारी पड़ गई। युवक का अश्लील वीडियो बना लिया और फिर यहां से उगाही का खेल शुरू हो गया। वीडियो बनाने के बाद लड़की और उसके साथी युवक से 17 लाख की फिरौती मांगने लगे। राहत इंदौरी साहब का शेर है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बहरहाल हमारा तो यही सुझाव है कि अगर परिचित ना हो तो आप भी मत जाइए। खैर, जब युवक फंस गया और उसे कुछ नहीं सूझ रहा था तो पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तुरंत संज्ञान लिया और आरोपी लड़की और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान पुलिस को चकमा देकर एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने जब उसके बताए हुए पते पर पैसे ले जाने का नाटक किया और जब वहां पुलिस पहुंची तो एक सह आरोपी जो कि पुलिस को देख के भाग रहा था, अभय सूर्यवंशी, उसको पुलिस ने दौड़ा के पकड़ा खेतों में
और अपहृत युवक भी वहाँ पेड़ से बंधा हुआ था, किशन साहू। पुलिस ने उसको भी कब्जे छुड़ाया। और जब पूरी पूछताछ हुई आरोपी से तो ये मामला जो है हनी ट्रैप का मामला निकला। इसमें हुआ क्या था कि जो अपहृत युवक है किशन साहू, वो एक महिला के संपर्क में था। लड़की को भी राउंड अप पुलिस ने कर लिया है। तो इस तरह से ये जो है ये मामला है। और इसमें एक आरोपी जो है वो फरार है अभी भी, मुख्य आरोपी, जिसका संपर्क लड़की से था। और उसका जो लोन था, जो अभी आर्मी पकड़ा है, उसके ऊपर काफ़ी लोन था। तो लोन को अदा करने के लिए उन्होंने ये नाटक रचा अपहरण करने का। सोशल मीडिया के जरिए आए दिन लोगों से ठगी होती है। तरीके अलग अलग हैं, कभी डिजिटल अरेस्ट तो कभी ब्लैकमेल तो कभी हनी ट्रैप। लेकिन सावधानी ही आपको किसी भी खतरे से बचा सकती। जांजगीर चांपा से एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। रायपुर में चिकारापारा थाना पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। दोनों पति पत्नी हैं जो रायपुर में पिछले 1 साल से अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों के पास से फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड समेत कई भारतीय दस्तावेज जब्त किए गए। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही। कोंडागांव के गमरी गांव में अवैध खाद्य भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोदाम पर छापेमारी की। वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर अवैध भंडारण पर कार्रवाई करते हुए 12,000 बोरी खाद जब्त की गई है। जब्त खाद की कीमत 31 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही कार्रवाई में गोदाम को सील कर दिया गया है। 3 ट्रकों को जब्त किया गया है। इधर नरसिंहपुर में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, जहां गैसी घाट टीला की पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर महिलाओं ने ज्ञापन भी सौंपा है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, झांसी घाट टीला पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं, यहां पर ज्ञापन सौंपा है और इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। ये जो खबर है नरसिंहपुर से, यहां पर महिलाओं का कहना है कि यहां शराब की वजह से जो युवा पीढ़ी है वो इसकी आगोश में आ रही है। अवैध शराब बिक्री की वजह से लोग यहाँ पर इसकी जद में आ रहे हैं और काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से मामले में संज्ञान लिया जाए। थाने आए हैं झांसी घाट टीले से, दारू बंद करवावे, दारू बेचते हैं, लड़का बच्चा बहुत परेशान करते हैं। कब से बिक रही है? बहुत दिन से, कई साल हो गए। अब बंद करवाने का समस्या आत है कि दारू से जाया आता है। भाईचारियों बहुत तंग करते, मारते, पीटते हैं, दिन भर मजदूरी करते तो कुछ खाने की नहीं बचती। तो कहाँ आई हूँ समस्या लेके? थाने के आए। क्या चाह रही हो? बंद होना चाहिए दारू। ग्राम झांसी घाट से आई हैं, देखते हैं अब नाम पता करते हैं कौन कौन है शराब बेचने वाले, कार्रवाई की जाएगी। किसके नाम से ज्ञापन है सर? श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम से। महासमुंद से खबर, जहां जिले में पहली बार कृषि विभाग ने दूरस्थ ग्राम बोडरा बांध में जिला स्तरीय जैविक कृषि मेले का आयोजन किया, जिसमें महासमुंद के सांसद रूप कुमारी चौधरी के साथ प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मेले में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग और उद्यानिकी विभाग के अलावा लाख उत्पादक किसानों ने प्रदर्शनी के लिए स्टॉल लगाए। स्टॉल में जैविक उत्पादों के साथ जैविक खादों की भी प्रदर्शनी लगाई। इस मौके पर लाख उत्पादन के साथ साथ कीट प्रकोप के लिए जैविक कीटनाशक के बारे में किसानों को जानकारी भी दी गई। साथ ही किसानों को अलग अलग तरह के बीज, फलदार पौधे और कृषि सामग्री का वितरण किया गया। ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। जैविक खाद से जो खेती करना है, शासन प्रशासन की जो ये मंशा है, उस पर हम जैसे किसान लोगों को सोचना चाहिए और जैविक खेती करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज पहले गोबर खाद से खेती किया करते थे। इसी तरह जैविक खाद भी है, हमको बहुत सारे रोग से, बीमारी से बचत देगी और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इस खेती के अनाज खाने से हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम पूरी तरह से उसको भूलते जा रहे थे। सरकार पुनः ये प्रमोट कर रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से किसान भाइयों की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए और किसान भाइयों की जो आमदनी है उसको दुगुना करने का जो लगातार प्रयास कर रहा है, इसी के अंतर्गत जैविक खेती को
हम क्वांटिटी पे न जाके क्वालिटी बेस हम खेती का उत्पादन करें। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि हम मिट्टी का परीक्षण करवा के कि कौन सी मिट्टी पे हम कौन सा फसल लें तो इससे हमको ज़्यादा मुनाफा हो और हमारे सेहत के लिए भी वो आवश्यक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज दूरस्थ अंचल में ये आयोजन किया गया, ये मेला रखा गया जैविक कृषि को लेके प्रमोट करने के लिए। जितने भी जैविक कीटनाशकों का जो यहीं के यहीं बनेगा और यहीं के गांव में ही उपयोग होगा। ये जैविक कीटनाशक किसान ही यहाँ के जो कृषि सखी है वो लोग बनाएंगे और यहाँ इसी गांव में ही उसको उत्पाद को यूज़ करेंगे। जैविक खाद बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया जी, इसके लिए अभी एक एक दो प्रशिक्षण सबको हमारे कृषि KVK के और हमारे कृषि विभाग तथा महाविद्यालय कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा इनकी प्रशिक्षण करा दी गई है। मुरैना में पहली बारिश में हर तरफ जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बारिश के चलते जिले के कैलारस तहसील मुख्यालय के पास हाईवे पर पानी भर जाने की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई। तो सामने ग्रामीण पंचायत पड़ती है कैलारस। ये क्षेत्र दोनों एक पंचायत में लगता है और एक नगर पंचायत में लगता है। यहाँ पर इतनी समस्या है पानी की, खराब हो जाता है। 20 मकानों में अंदर पानी घुस रहा है और नाला सफाई कर जाते हैं हर बार लेंटरों को उठा करके। सफाई से कोई काम नहीं होता। नाले की लिंक नहीं है, आगे बंद है बिल्कुल टोटल। नीट यूजी में मध्य प्रदेश के छात्रों ने बाजी मारी है। जहां इंदौर के उत्कर्ष ने रैंक 2 हासिल की, वहीं उज्जैन के रहने वाले होनहार मोहित भारती ने ऑल इंडिया रैंक 82 हासिल की है। एनडीटीवी ने नीट यूजी के ऑल इंडिया रैंक 82 हासिल करने वाले मोहित भारती से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। नीट के रिजल्ट में उज्जैन के मोहित भारती ने सबसे ज्यादा बाजी मारी है। उन्होंने 720 में से 649 अंक हासिल करके पूरे ऑल इंडिया में 82वीं रैंक हासिल की है। मोहित ने यह उपलब्धि कैसे हासिल करी और वो आगे क्या बनना चाहता है, इसी को लेकर हम मोहित से बात करेंगे कि वो किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी करी और उनकी भविष्य की क्या योजना है। मोहित, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मोहित, जो आपको अंक हासिल हुए हैं, जिसके लिए आपने कितनी मेहनत करी और आपका भविष्य में लक्ष्य क्या है? मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत करी है। रोज 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करता था और आगे मेरा लक्ष्य है कि मैं न्यूरो सर्जन बनूं। कहाँ पर जाना चाहेंगे आप, कहाँ से तैयारी करना चाहेंगे? मैं एम्स दिल्ली प्रेफर करूंगा कॉलेज। जो उस लायक आपको अंक है कि आपको एम्स में एडमिशन मिले? हाँ, मुझे लगता तो है, मतलब मिल जाएगा। अच्छा, आपने जो अंक हासिल करे हैं, जो उपलब्धि हासिल करी है, उसके लिए जो आपने बताया 5 से 6 घंटे मेहनत करते थे, तो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते थे या इसके अलावा स्ट्रेस होता होगा, तो उसके लिए क्या करते थे? मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता था, केवल व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहता था सबसे। और स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं फिजिकल एक्सरसाइज या योगा प्रेफर करता था। अच्छा, यह जो उपलब्धि हासिल हुई है, इसमें आप सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं? मैं इसमें सबसे बड़ा योगदान अपने पेरेंट्स और फैकल्टीज को देना चाहूंगा, जिनने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया और फैकल्टीज ने सारे डाउट्स अच्छे से बताए। आपके और भी कोई साथी आपके साथ में पहुंचे यहाँ तक इस उपलब्धि तक? हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो यहीं पे इसी उपलब्धि तक पहुंच पाए। उनको कोई समकक्ष आया इतने नंबर किसी को? मैं सीनियर्स को मैं जानता हूँ, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने भी ऐसी ही रैंक लाई थी। अच्छा, आप ये जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसको देख के प्रेरित हुए? मेरे अंकल मेरे डॉक्टर थे, उनसे मैं इंस्पायर हुआ और मेरी इच्छा हुई कि मैं भी डॉक्टर बनूं। अच्छा, यहाँ पर मोहित के फादर भी मौजूद है, जो जिला पंचायत में प्रोजेक्ट अधिकारी है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि मोहित को क्या दिक्कत आई, उन्होंने कैसी तैयारी करी। मोहित के बड़े भाई क्या करते हैं? नमस्कार भारती जी। नमस्कार सर। भारती जी, जो आपका बेटा जो उपलब्धि मिली है उसको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप ये बताएंगे कि कितने घंटे मेहनत करता था और उसके ऊपर कितना प्रेशर रहा? सर, प्रेशर की बात कहें तो मैंने मेरी तरफ से कभी प्रेशर नहीं डाला। उनकी जो चॉइस थी मोहित की, वो उसकी मेहनत, जो पढ़ाई में लगन थी, उसी के हिसाब से उनका रिजल्ट आया है। क्योंकि ये वाला काम स्वयं बालक पे निर्भर करता है कि वो उसका रैंक क्या बनता है, कितनी मेहनत है। ठीक है, तो उसके ब्रदर जो है वो भी यहीं से उज्जैन से ही निकले हुए हैं और आज की स्थिति में वो जो खड़गपुर में है, IIT खड़गपुर में है।
अब आप क्या चाहेंगे कि ये मोहित जैसे कि उनकी इच्छा है कि ये एम्स दिल्ली में जाना चाहेंगे, तो आप क्या निश्चित रूप से जैसा कि उन्होंने अपेक्षा करी है, महाकाल का आशीर्वाद रहा, तो निश्चित रूप से वो उनको जो एम्स की अपेक्षा है वो पूर्ति हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने मोहित से बात करी कि उन्होंने किस तरीके से ये रैंक हासिल करी। उनके फादर से पूछा कि वो उन्होंने कितनी मशक्कत करी या उन्हें कितना दबाव रहा, पर उनका कहना है कि उसने अपनी मर्जी से करी है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। मोहित ने बताया कि वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव था, पर इतना नहीं, जितना जरूरत हो उतना ही था। उसके बाद उसने 5 से 6 घंटे मेहनत करी और यह मुकाम हासिल किया है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।